नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर 866 866 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले सवाल को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है, जिसे हम कहते हैं ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। नंबर समूह के अंदर होते हैं। तो देखो नंबर सारे आसपास है, तो यहाँ डिफरेंस चेक करता हूँ। +6 अगेन +6, यहाँ भी 6 का अंतराल है और यहाँ भी 6 का अंतराल है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मुझे एक ऐसा ग्रुप देखना है जिसके नंबर्स के बीच 6 का डिफरेंस हो। तो देखो यहाँ 6 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। इसमें मुझे नंबर्स के बीच रिलेशन बनाते हुए चलना है। तो देखो जो नंबर्स दे रखे हैं सबसे पहले उनकी बात करें। ये स्क्वायर है 29 का, ये स्क्वायर है 20 का और ये स्क्वायर है 18 का। जो गिवन नंबर्स है वो स्क्वायर की फॉर्म में। अब मैं 29 और 27 का रिलेशन बनाऊं तो देखो यहाँ क्या है, ये -2 है, या कहूँ जो गिवन नंबर्स है उसमें मैं +2 करूँ। गिवन नंबर कितना है 27, तो 27 में +2 करूँ तो कितना होता है 29, और 29 का स्क्वायर आगे लिखा हुआ है। 18 + 2 करूँ तो दोस्तों कितना हुआ 20, और इसका स्क्वायर कितना है, तो यहाँ 18, तो उस बिफोर दैट कितना आएगा 16, और 16 + 2 18, और 18 का स्क्वायर आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के नंबर क्या आएगा 16, यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल डाइस का सवाल है और पूछा है कि 8 के अपोजिट सरफेस के ऊपर कौन सा नंबर होगा। तो जब भी मैं मल्टीपल डाइस के सवाल करता हूँ तो हमने क्या सीखा है कि मुझे उन 2 डाइस को कंपेयर करना है जिनकी केवल एक सतह समान हो। तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ तो एक भी सतह समान नहीं है, और फर्स्ट और थर्ड की बात करूँ तो 2 सतह समान हैं, और सेकंड और थर्ड की बात करूँ तो यहाँ एक सतह समान है। कौन सी 6। और जब एक सतह समान होती है तो हम क्या करते हैं, उस समान सतह से सारे अंकों को या तो क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉक अरेंज करते हैं। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ 6 से और क्लॉकवाइज अरेंज करूँ तो 6, 5 और 1, आगे बात करूँ तो 6, 3 और 7। तो 1 के अपोजिट 7, 3 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 8। और हमसे यही पूछा है कि 8 के अपोजिट क्या होगा, तो 8 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों 6 मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल सीरीज का सवाल है और जिसमें नॉन वर्बल सीरीज है हमारे पास, नंबर बेस्ड नहीं है ये। तो देखो अगर मैं इन 2 को कंपेयर करूँ तो यहाँ कंपैरिजन में देखो मैंने क्या सीखा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है सेंटर से इस कोने के ऊपर आया, फिर इक्वल शिफ्ट हुआ, सर्कल शिफ्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क शिफ्ट हुआ, और ये एडिशन का साइन भी शिफ्ट हुआ। तो क्या सीखा हमने कि जितने भी जो सिंबल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ देखो प्लस यहाँ गया, ये हिस्सा इस तरफ आया, ये इधर आया, ये इधर और ये इधर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट रोटेशन चल रहा है, तो मैं सीधा अंतिम स्टेप के ऊपर आता हूँ। और यहाँ हमने क्या देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल सेंटर में जाएगा और जो इक्वल का साइन है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ इक्वल आया और यहाँ क्वाड्रिलेटरल गया, फिर ये सर्कल शिफ्ट हुआ, यहाँ पर डिवीजन शिफ्ट हुआ और प्लस का साइन भी शिफ्ट हुआ। ये मेरा डायग्राम बना। तो ये वस्तु स्थिति थर्ड ऑप्शन के अंदर मुझे दे रखी है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 वर्ड्स हैं एंगल और रेडियंस। तो एंगल को किस में मापते हैं, रेडियन में, इसका यूनिट हो गया। सेम वे हमसे पूछा है कि एम्पियर में किसको मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है, सभी तोते, ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, सभी तोते पक्षी हैं। क्या है यहाँ पर, पक्षी। तो डायग्राम बनाते हैं।
ऑल पैरट्स, सारे तोते क्या हैं, पक्षी हैं। सेकंड दे रखा है कुछ पक्षी तितलियां हैं, सम बर्ड्स आर बटरफ्लाइज, तो यहाँ क्या आया, तितली। पहला कंक्लूजन है सभी तितलियां तोते हैं। देखो तोते और तितली के भीतर कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी, और ये कैसी पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में अगर देखो ऑल आर है तो इसके साथ नेगेटिव में मुझे क्या चाहिए, सम नोट, और सम नोट मुझे गिवन नहीं है, तो सिंगल पॉसिबिलिटी को हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो देखो सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है कि कुछ तोते तितलियां हैं। यहाँ रिलेशन देखो, तोते और तितली में क्या है, पॉसिबिलिटी, और अगेन कैसी पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव। अब सम आर के साथ मुझे क्या चाहिए, नो वन, कोई नहीं, वो गिवन नहीं है, तो सिंगल पॉसिबिलिटी को इसको भी क्या कर दूंगा, गलत। तो दोनों ही यहाँ कंक्लूजन गलत है, तो ऑप्शन बी नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कितने चतुर्भुज है ये मुझे गिनने हैं। तो काउंटिंग में हमने दोस्तों क्या सीखा है कि हम एक बिंदु से शुरुआत करते हैं, एक बिंदु से संभावित सारे क्वाड्रिलेटरल, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते हैं। तो पहले बिंदु से अगर मैं देखो यहाँ से काउंटिंग करूँ तो यहाँ से देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ से क्वाड्रिलेटरल कितने बने, 4। अगला बिंदु यहाँ से क्लियरली विजिबल एक बनता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ से देखें 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से नंबर ऑफ कितने हैं, 5। नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ से देखो 1 2 एंड 3। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से 1 है, यहाँ से आप देखिए 2 है, और यहाँ से कितना, 1 है। तो संभावित सारे जो बनने वाले क्वाड्रिलेटरल से उनका मार्किंग हमने किया। अब इनका सम करते हैं, 4 5 10 13 14 15 एंड 17। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला सवाल है 6 मित्र हैं, रैंकिंग का सवाल है, प्रत्येक का कद अलग अलग है। जो जाहिर सी बात है 6 पोजीशन यहाँ पर होगी। अब इन्फॉर्मेशन है विक्रांत केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। विक्रांत कितने लोगों से लंबा है, 3 लोगों से। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ कौन आएगा, विक्रांत। आगे दे रखा है जिया केवल जेना से लंबी है। जिया किससे लंबी है, केवल जेना, तो ये जेना, और जेना से लंबी कौन है, जिया। आगे दे रखा है और विलियम का कद केवल उदय से छोटा है। उदय से, सिर्फ उदय से छोटा है, कौन, विलियम। तो उदय सबसे बड़ा और विलियम उससे छोटा। बचा कौन, याशिर। तो यहाँ किसको लिखा हमने, याशिर को। सवाल हमसे पूछा है सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तो तीसरा सबसे छोटा कौन है, यासिर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है देखें। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। दे रखा है मुकेश सिस्टर इज़ द वाइफ ऑफ रमेश। मुकेश की बहन, तो ये लिखा मुकेश, और ये मुकेश की बहन किसकी पत्नी है, रमेश की। तो ये लिखा हमने रमेश। आगे रमेश रानी का इकलौता भाई है। रमेश किसका भाई है, रानी का, और इकलौता भाई है मतलब रानी के कोई दूसरा भाई नहीं है। रमेश के पिता मधुर हैं, इसका मतलब रानी के पिता भी कौन है, मधुर। तो इनके फादर कौन है, मधुर। बॉक्स में बैठा है। शीतल रमेश की दादी है। तो रमेश के पापा, और शीतल इसकी होगी मम्मी, किसकी, पिता की, तो दादी होगी। फिर दे रखा है रीमा शीतल की बहू है। तो शीतल का बेटा कौन, मधुर, और रीमा कौन हो गई, इसकी पत्नी। तो रीमा शीतल की बहू है। रोनित रानी के भाई का बेटा है। रोनित रानी, और रानी के इकलौता भाई है रमेश, और उसका बेटा कौन है, रोनित। रोनित रानी के भाई का बेटा है। सवाल पूछा है रोनित का मुकेश से, तो मुकेश कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि मुकेश से पूछा है। तो मुकेश कॉल करेगा किसको, रोनित को। तो ये मुकेश की बहन और बहन का बेटा,
और बहन का बेटा कौन होता है? नेफ्यू। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। और हमने सीखा है कि जब भी मुझे आंसर देना हो हमेशा किसकी तरफ जाऊं मैं? जो इंग्लिश के ऑप्शंस हैं उनको मैं हमेशा कोड करूंगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, ओड वन आउट का सवाल है, रेड फोर्ट, एफिल टावर, ताजमहल और हावड़ा ब्रिज। रेड फोर्ट दिल्ली में, ताजमहल यूपी आगरा में, हावड़ा ब्रिज कोलकाता के अंदर, एफिल टावर पेरिस के अंदर है। तो यहाँ एलिमिनेट कौन सा होगा? ऑप्शन बी यहाँ एलिमिनेट होगा कि बाकी जो 3 हैं वो हिंदुस्तान के अंदर है और एक हिंदुस्तान के बाहर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। तो क्लियरली विजिबल है कि मुझे जो 130 नंबर बनाना है वो मैं किससे बनाऊंगा? 25 और 13 से। और 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। तो सवाल कैसे कर रहे हैं? जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो यहाँ से नंबर कितना है? 5 और इसका डबल कितना हुआ? 2। तो 5 2 जा कितना हुआ? 10 और सेकेंड नंबर है 13 इक्वल्स टू थर्ड नंबर बना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर रूट किया और आफ्टरवर्ड्स जो वैल्यू आई उसको क्या किया हमने? इंटू 2 किया। तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर है 49, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 7, 7 का इंटू 2 किया तो कितना आया? 14 और 14 को किससे मल्टीप्लाई किया? 32 से। तो नंबर कितना आया? 448। तो ऐसा ही ये कॉम्बिनेशन मुझे देखना है। तो फर्स्ट नंबर इसका स्क्वायर रूट किया कितना आया? 8, उसका डबल किया कितना आया? 16 और 16 को 16 से गुणा करें तो नंबर कितना आता है? 256। जबकि यहाँ कितना लिखा हुआ है? 96। तो ये गलत है। यहाँ 36 का स्क्वायर रूट कितना? 6 इंटू 2 किया तो कितना आया? 12 है। सेकेंड नंबर 12 है, नंबर कितना आया? 144। तो थर्ड ऑप्शन मेरा परफेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है और लेटर बेस्ड सवाल है। तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले डिफरेंस की बात करता हूँ। +2 अगेन +2 +2 अगेन +2, I से J +1 और J से K +1, यहाँ +2 और यहाँ पर भी +2। तो क्लियरली विजिबल है 3 ऑप्शंस के अंदर 2-2 का डिफरेंस है और एक के अंदर 1-1 का डिफरेंस है। तो सेकंड को मैं यहाँ क्या करता हूँ? एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? सीरीज का सवाल है और सारे नंबर आसपास ही दे रखे हैं। तो मैं क्या करूँ? इनका डिफरेंस लेता हूँ। पहले 2 नंबर्स के अंदर आप डिफरेंस देखो 38 का है। नेक्स्ट 2 नंबर्स की मैं बात करूँ तो अगेन डिफरेंस कितने का है? 38। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है अगेन 38 एंड अगेन 38। तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो असेंडिंग ऑर्डर में +38 करना है मुझे। 8 और 8 16, 1 11 और ये 616 नंबर आएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है बोर्डमास का सवाल है और सवाल क्या कहता है? किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर मुझे इनको इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर्स की। तो प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। नंबर्स में 12 की जगह 7 और 7 की जगह 12। तो सबसे पहले मैं बोर्डमास को फॉलो करूँ तो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 है डिवाइडेड बाई 36। देखो 13 गुणा यहाँ 7 लेता हूँ और भाग किसका लगाऊँ? 36 का। तो यहाँ से पूर्णांक में वैल्यू नहीं आती तो कभी भी पहले ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर सेकंड की तरफ मैं चलूँ तो एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन। 36 की जगह मुझे लेना है 7 और 7 की जगह लेना है 36। अगेन सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करूँगा बोर्डमास के अकॉर्डिंग। तो देखो 12 है डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11। परफेक्ट वैल्यू नहीं आती तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरा गलत होगा। थर्ड की तरफ चलता हूँ। थर्ड देखें, गुणा की जगह डिवीजन और डिवीजन की जगह गुणा का निशान। 11 की जगह 7 और 7 की जगह क्या कर दूंगा? 11। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो 13 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 36। 3 वैल्यू कितना आई? 39 प्लस 7 माइनस 11। 46 माइनस 11 इक्वल्स टू 35। परफेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन क्या जाएगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है एनालिटिकल का सवाल है। क्या गांव के अधिकारियों ने अपने गांव में पानी की टंकी का निर्माण करना चाहिए?
क्या गांव के अधिकारियों को इनको टैंक, वाटर टैंक जो जिससे सप्लाई होती है वाटर बक्स के पानी, तो उसका वहाँ उसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो इसने कहा हाँ का मतलब बनाना चाहिए। क्यों? अब उसका लॉजिक क्या दिया है बनाने के पीछे? पानी की टंकी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वह गर्मियों के सूखे महीनों में पानी प्रदान करेगी। बिल्कुल सही है। वाटर टैंक जो है गांव में जो बनाया हुआ है, टैंक की जगह जो ऊपर जिससे पूरे गांव में सप्लाई होती है, यूजुअली जो वाटर बक्स का सप्लाई होता है पानी, वो क्या करता है जब शॉर्टेज होती है तो उसके थ्रू हम पानी की सप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। सेकंड दे रखा है नहीं का मतलब वाटर टैंक का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए? पानी की टंकी को प्रयोग करने पर गांव वालों के बीच असामंजस्य पैदा होगा। असामंजस्य जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है हमेशा। हमारे घरों में भी जो डे टू डे लाइफ में पानी आता है तो वो रेगुलरली आता है, तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो असामंजस्य जैसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। डिसहार्मनी दे रखा है यहाँ पर, तो डिसहार्मनी जैसी ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। सिर्फ फर्स्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है वेन डायग्राम का सवाल। इसने कहा कितने ब्राउन भूरे, मतलब आंसर इन चारों में से आएगा। गुलाबी है पिंक, तो पिंक वाला कहाँ है? ट्राइंगल। अब इसने दो वैल्यूज़ कॉमन आ रही है यहाँ पर, एक तो 7 और एक 9, 2 और 7, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9। अगर इसने दिया होता कि ब्लू नहीं होंगे, तो ब्लू नहीं होंगे उस कंडीशन में 2 को एलिमिनेट कर देता, बट चूंकि ऐसा नहीं दिया हुआ है तो 2 नंबर कॉमन आए पिंक और ब्राउन में, 2 और 7, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 9। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है कीर्ति सुबह के समय स्कूल जा रही है। वह सीधे जा रही थी, 20 मीटर की दूरी तय करती है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ती है, 5 मीटर चलने के बाद स्कूल पहुंचती है और वह पाती है कि उसकी परछाई उसके सामने की ओर पड़ रही। अब हमने सीखा है कि जब भी परछाई आगे या पीछे की तरफ होती है तो हमेशा फेसिंग हमारी किधर होती है? ईस्ट या वेस्ट। और आरंभ में वह किस दिशा में चल रही थी? तो देखो यहाँ उसने क्या कहा? वो स्कूल पहुँचती है और वो पाती है कि उसकी परछाई किधर है? सामने की तरफ। तो सबसे पहला क्लू तो क्या दे रखा है? सुबह के समय, मतलब सन किधर है? ईस्ट में, और परछाई किधर है? वेस्ट में। तो ये तो ईस्ट में सन है और यहाँ वेस्ट में कौन है? परछाई है, शेडो। अब उसने कहा कीर्ति स्कूल जा रही है। कीर्ति कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है, और परछाई उसके किधर है? सामने की तरफ। तो आप देख सकते हैं कीर्ति का जब चेहरा वेस्ट की तरफ होगा तभी परछाई उसके किधर होगी? सामने की तरफ। तो कीर्ति की फाइनल फेसिंग क्या है? वेस्ट है। क्लियर है? अब उसने क्या कहा कि स्कूल पहुंचने से पहले वो क्या करती है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ती है, राइट टर्न लेती है। तो राइट टर्न लेने के बाद उसका चेहरा किधर आया? वेस्ट की तरफ। राइट टर्न लेने के बाद उसका चेहरा किधर आया? वेस्ट की तरफ। इसका मतलब इनिशियली उसका फेस किधर था? साउथ, तभी राइट टर्न लेने पर उसका चेहरा किधर गया? वेस्ट की तरफ। तो उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी? साउथ। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अच्छा सवाल है। क्या लॉजिक है इसके अंदर? देखो, सी और डी को अगर आप कंपेयर करें तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन हम कर रहे हैं, और सी से डी +1, एल से एम +1, और ओ के बाद यू दे रखा है। तो ओ से नेक्स्ट वोवल होता है यू, और यू से नेक्स्ट वोवल क्या होता है? ए, और डी में +1 किया तो क्या है यहाँ पर? ई। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो कॉन्सोनेंट है उनमें तो +1 कर रहे हैं, और जो वोवल है उसमें स्वर से अगला जो स्वर है नेक्स्ट वोवल है उसको यहाँ पर पुट किया जा रहा है। तो देखो ये तो क्या हो गए स्वर, तो ए से अगला स्वर क्या होता है? ई, और ई के नेक्स्ट क्या आता है? आई, और वोवल में मुझे क्या करना है? +1। तो +1 करने पे मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है। तो मेरा आंसर बना X E U I S। ये कॉम्बिनेशन देखना है। X E U I S गलत है, X E U I S। थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल अगेन
एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, नंबर्स आसपास हैं, तो यहाँ मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस यहाँ है 36 का डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस है 49। अब 36 और 49 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर है। ये एक 6 का स्क्वायर है और एक यहाँ क्या है 7 का स्क्वायर। यहाँ देखो अगर बात करें तो डिफरेंस कितना है 25 और यहाँ डिफरेंस कितना है 36, मतलब 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ क्या देखा हमने, दो क्रमागत जो नंबर है उनके स्क्वायर यहाँ पर दे रखे हैं। तो एक ऐसा ही ऑप्शन देखना है जिसमें स्क्वायर हो और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर हो। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 16 और यहाँ बात करें तो 36, तो ये 4 का और ये 6 का लगातार नहीं है, 4 और 6, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यहाँ बात करें तो ये 4 है और यहाँ बात करें तो कितना है यहाँ पर 16, तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, ये भी लगातार नहीं है। यहाँ बात करें तो ये है 9 और यहाँ है 16, तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है 5 वर्ड से इनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो देखो फर्स्ट लेटर सब में सेम है ई ई ई, सेकेंड लेटर से कंपैरिजन शुरू करते हैं। देखो एन 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 और यहाँ एम और सी, तो पहले कौन आएगा सी और उसके बाद कौन आएगा एम, तो 4 और उसके बाद सेकंड, तो 4 सेकंड का एक ही ऑप्शन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आगे चेक नहीं करना है, थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके आना है यहाँ पर। अगर इन तीनों में कंपेयर करूँ एन 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 सेम है, उसके बाद जी ई और वी, तो इनमें सबसे छोटा कौन है ई, उसके बाद है जी और उसके बाद कौन है वी, तो ये कॉम्बिनेशन सही है यहाँ पर। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन एनालॉजी का एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है। तो सवाल क्या कहता है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग ने 2018 में पाया कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5259 लोग बिजली गिरने के कारण मर जाते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा पर्टिकुलर ईयर के अंदर कि इतने लोग बिजली आकाशीय बिजली गिरने से मर जाते हैं। तो इसने वो कहा है कि कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल है कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, तो ये फर्स्ट है और ये इसमें क्या है सेकंड है। तो फर्स्ट कहता है संभावित क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और बिजली संरक्षण उपकरण स्थापित किए जाने। बिल्कुल सही है कि वो एरिया विशेष जहां बार बार आकाशीय बिजली गिरी है उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और वहां पर ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए जो इसको अवशोषित करे और सीधा ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। बिल्कुल सही है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। लोगों को प्रतिवर्ष लगभग 0.25 प्रति मिलियन लोगों की समग्र मृत्यु दर, तो ये ओवरऑल जो मॉर्टेलिटी है उसके बारे में बता रहे, इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ पहला और पहला यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है, फर्स्ट इसको फॉलो करता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, सेकंड सवाल देखें। नेक्स्ट डाइस का सवाल है। ओपन डाइस दे रखी है और पूछा है कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता। तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले पेयरिंग करते हैं। अगर मैं रो में चलूँ तो फर्स्ट का थर्ड से, क्यू का एस से पेयरिंग होगी, और अगर मैं कॉलम में चलूँ तो पी का टी से और आर का यू से रिलेशन यहाँ पर बनेगा। अब देखो क्या कहा, कौन सी डाइस सही नहीं है, कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्यू दोनों में से एक अवेलेबल है, पी और टी में से टी अवेलेबल है, आर और यू में से यू अवेलेबल है, तीनों पेयर में से एक एक वेरिएबल अवेलेबल है, इसका मतलब ये डाइस बनेगा। सेकेंड देखो क्यू और एस में से एस अवेलेबल है, पी और टी में से टी अवेलेबल है, आर और यू में से यू अवेलेबल है, ये भी बनेगा। थर्ड में देखो एस और क्यू दोनों अवेलेबल हैं, तो जो पेयर ऑफ सरफेसेज होती है वो कभी भी दोनों विजिबल नहीं होती। फोर्थ में देखो क्यू और आर में से क्यू, पी और टी में से पी, आर और यू में से आर, तो थर्ड डाइस है वो कहीं कभी भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों सरफेसेज जो है पेयर में वो विजिबल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल फिलर बेस्ड सवाल है, और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी काउंटिंग करते हुए चलना है। तो देखो काउंटिंग में हमने क्या देखा, 2 4 6
8, 10, 12, 14, 16, 18। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 18। अब 18 में या तो 3-3 अक्षरों का ग्रुपिंग करते हैं या 6-6 अक्षरों की बात करते हैं। दूसरा, हमारी क्लास में बात हुई है कि जो लेटर बार बार रिपीट होता है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? सीरीज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे अंतिम लेटर क्या दिखाई दे रहा है मुझे? एल। तो अंतिम लेटर को मैं एल मानते हुए भी सीरीज का क्या कर सकता हूँ? ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। और पहला लेटर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एन। तो एन यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, तो मैं एन से पहले भी सीरीज को ब्रेक कर सकता हूँ। तो दो चीज़ें, या तो लास्ट लेटर से ब्रेक कर सकते हैं या फर्स्ट लेटर से ब्रेक कर सकते हैं। अब एक ग्रुप के अंदर आप देखिए नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6। और ये तीनों ग्रुप्स मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं। आप चेक करें, कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि देखो ओ और फिर यहाँ पर क्या ले लूँ मैं? ओ ले लूँ। एम आप देखिए रिपीटेड एम, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? एम। और एल ऑलरेडी, तो 6 में से 3 अक्षर ऑलरेडी रिपीटेड दे रखे हैं, बाकी 3 आप देखो, एन, यहाँ एन, वहाँ दे रखा है, ओ दे रखा है, आर और आर, ए और ए, ये हमारी पूरी सीरीज बनी। तो जो ग्रुप में 6 लेटर्स हैं उनमें एक पर्टिकुलर वर्ड नॉर्मल दे रखा है मुझे। चेक करते हैं फिलर्स को, आर ए एन, आर ए एन, आर ए एन, आर ए ओ एम। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है एनालिटिकल का सवाल है, जिन अपराधियों का व्यवहार अच्छा है क्या उनके लिए बंदी गृह की अवधि कम कर देनी चाहिए? जेल में जिनको कैद हुई, कई बार होता है ऐसे कैदी भी होते हैं जिनको किया गया कृत्य अफसोस हो और वो खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो जब जेल प्रशासन ये चीज़ें नोट करता है तो इसमें दे रखा है क्या ऐसे अपराधी जिनका व्यवहार अच्छा है उनकी सज़ा कम कर देनी चाहिए, मतलब उनको एक सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इसने कहा नहीं, उनकी सज़ा कम नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वे मुक्त हुए तो फिर से अपराध करेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये क्या है कि पॉसिबिलिटी, वो फिर से अपराध करेंगे, ऐसा कुछ प्रीवियस डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है इसके अंदर। तो पॉसिबिलिटी के बिहाफ पर मैं इसको क्या कर दूंगा? गलत। कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। हाँ, उनकी समय अवधि कम करनी चाहिए। क्यों? यह से सभी के लिए एक अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन होगा। ये बिल्कुल सही है कि उनको देखकर लोग सुधर सकते हैं कि अगर मैं अच्छा बिहेव करूं तो मेरी भी कहीं ना कहीं सज़ा क्या की जा सकती है? कम की जा सकती है। तो फर्स्ट गलत है और सेकंड यहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, आज के पेपर का अंतिम सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एन को 2 लिखा है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? पोजीशन लेते हैं। एन की पोजीशन कितना है? 14। अब 14 से 2 कैसे बने? एक ही शर्त पे बने कि मैं डिवाइडेड बाई 7 करूं तो नंबर कितना है यहाँ पर? 2। तो कंक्लूजन निकला पर्टिकुलर पोजीशन डिवाइडेड बाई क्या करना है? 7 करना है। चेक करते हैं, देखो 11, 1 और 23, सम कितना आया? 35 डिवाइडेड बाई 7 किया तो कितना आया? 5। परफेक्ट है। यहाँ 13, 14, 28 डिवाइडेड बाई 7 तो वैल्यू कितना आई? 4। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में, क्लासरूम के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।